अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ये है कि 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज किया गया और एहतजाज तकरीबन पूरे मुल्क में हुआ। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरीके से अपने वर्कर्स को मोबलाइज नहीं कर सकी और उतनी ही तादाद में कि जो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके, अक्सरियत तो अपने अपने शहरों तक ही महदूद रहे और पुलिस की तरफ से भरपूर ऑपरेशन किया गया और आंसू गैस की शेलिंग की गई और उससे पहले फिर मुख्तलिफ वर्कर्स और लीडर्स की तरफ उनके घरों पर छापे मारे गए कि उनको गिरफ्तार किया जा सके। कुछ को गिरफ्तार किया भी गया, लेकिन कुछ बच निकले और अपनी अपनी लोकेशंस को तब्दील करते रहे। और पंजाब में जहां पर ये सारी ताकत का जोर इस्तेमाल हुआ, प्रेशर किया गया, प्रेशर डाला गया बाय फोर्स की किसी तरीके से रोका जा सके, वहीं पर फिर हमने देखा कि केपीके और इस्लामाबाद से बहुत बड़ी तादाद में लोग डी चौक पर जमा हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कुछ उसमें हमें रंग नज़र आया या कुछ उसमें हमें फोर्स नज़र आई। और फिर उसके बाद आखिर में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने मुख्तसर तकरीर में उसको कॉल ऑफ कर दिया और 6 दिन का टाइम दिया। आज इमरान खान साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो 6 दिन की मैंने डेडलाइन दी थी, उस डेडलाइन के मुकम्मल होने पर फिर वो ये बताएंगे फैसला करके, मुशावरत करके कि अब आगे का लाएअमल क्या है और फिर नई तारीख देंगे। यानी कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी एक बार फिर एहतजाज के लिए निकलने को तैयार है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले जो 25 मई की कॉल थी तब हमारी तैयारी नहीं थी, हमारे वर्कर्स को रोका गया और जिसकी भी मैंने मुख्तसरन तफसील भी बयान की कि किस तरह से रोका गया और क्या क्या मुश्किलात थी। तो इस दफ़ा खान साहब का ये कहना है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे कि हमें हमारा जो जमहूरी हक है उसको इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। कल शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कौम से खिताब किया और उस कौम के खिताब में जब पूरा दिन ये हेडर्स, ये टिकट्स चलते रहे कि जी हम अपनी आइनी मुद्दत को मुकम्मल करेंगे, यानी कि 1.5 साल की जो मुद्दत है उसको मुकम्मल किया जाएगा, ये काबीना का फैसला है और हम दबाव में आके असेंबलियों को तहलील नहीं करेंगे। ये दोनों बातें प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच में जो कौम से खिताब था उसमें इन दोनों बातों को हाईलाइट नहीं किया गया। 2 जून की तारीख जब खान साहब ने 25 मई का अनाउंस किया था कि जी हम 6 दिन के बाद 6 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये खबर गर्दिश करना शुरू हो गई कि जी 2 जून तक का ये मामला तय हो गया और एक खुफिया मुआहदा हुआ है, जिसका खान साहब ने कहा कि जी कोई मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जाने लगा जी मुआहदा हुआ और उसके मुताबिक 2 जून तक ये असेंबलियां हैं और 2 जून को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। और कल कुछ हमारे इस्लामाबाद के सहाफ़ी दोस्तों की मुलाकात हुई राजा रियाज साहब से और राजा रियाज साहब ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते देते ये भी जवाब दिया, जब उनसे पूछा गया कि चेयरमैन नैब का तकर्रुर कब तक होगा, तो उन्होंने जाते जाते ये कह दिया सहाफ़ी दोस्तों से कि जी हम ये 2 जून से पहले कर लेंगे। यानी कि अगर ये जुमला अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, अब उनके तरफ से सुनने को मिल रहा है कि जी 2 जून से पहले हम कर लेंगे, सो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस के इजाफे की बात की और फिर ये भी उन्होंने कहा जो कि हैरानकुन था, समझ से बाहर था कि ये बात जो कर रहे हैं वो क्या है। शायद आज के प्रोग्राम में हम अपने PMLN के जो गेस्ट हैं उनसे हम पूछ सकेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहत हैं। कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि अगर हम पेट्रोल महंगा ना करते तो महंगाई बढ़ जाती, यानी कि पेट्रोल महंगा ना करते और महंगाई बढ़ जाती। ये बात मुझे तो अब तक समझ में नहीं आई है। बहरहाल जी आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। PMLN से हमें ज्वाइन किया है दानियाल चौधरी साहब ने। दानियाल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन शो टुनाइट। और सबसे पहले दानियाल साहब आपकी तरफ आते हैं, आपका ताल्लुक हुकूमती जमात PMLN से है और हमारे जी आवाज साफ नहीं आ रही जी है। आवाज़ जी ज़रा देखिएगा, फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास आवाज़ ज़रा कम जा रही है, जरा देखिएगा जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज दामरा साहब हमारे साथ हैं। दामरा साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दानियाल साहब आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा कि ये जो 2 जून की बात हो रही है इसमें किस हद तक सदाकत है। और कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब था, कौम से खिताब था, वो बड़ा मसनूई खिताब लगा और यूँ लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि जिस तरह कोई उनके पीछे हॉकी लेकर खड़ा हुआ है। माजरत के साथ ये बात कहनी पड़ रही है क्योंकि वो वैसे बड़े फ्री फ्लोइंग उनकी तकरीर होती है और बड़ा वो जब असेंबली में भी खिताब करते हैं, जलसों में भी करते हैं, तो एक फ्लो हमें नजर आता है, लेकिन वो कल फ्लो उस तरह से नहीं था और ज़रा थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज में घुटन सी नजर आ रही थी और रिजर्व्ड थे बहुत ज़्यादा। तो और कल पूरा दिन जराए से मुख्तलिफ चैनल्स पे खबर भी चलती रही, जिसका भी मैंने ओपनिंग में जिक्र किया कि जी हम अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे और अगले साल 2023 में इंतखाबात होंगे और प्रेशर डालकर हमसे असेंबलियां तहलील नहीं करवाई जा सकती, लेकिन अपने खिताब में ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या 2 जून की जो तारीख है उसमें कुछ है सच्चाई? तो है कि मियां साहब की जो स्पीच थी उससे एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर और वो भी पाकिस्तान
के हालात, पाकिस्तान के मायशी हालात और जो पाकिस्तान जहां खड़ा हुआ है, ये लोगों को बताना और उनको बावर कराना कि आज जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं या कोई और कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ी हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा किया हुआ नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो $3 बिलियन के लिए पूरा मुल्क बेचा है, जो पाकिस्तान के ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स करके आए IMF से, जो जब पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस 0 पे चली गई, 0 पे आ गई, ये तब भी ऑयल खरीदने से कासिर रहे, दे वर अनएबल टू बाय पेट्रोल देन। और सिर्फ ये बताना दुनिया, ये अवाम को बताना कि ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने फ्रॉड किया, झूठ बोला और आज इन्होंने जो हुकूमत ने कीमतें बढ़ाई, इसके अकाउंटेबल हम नहीं है और हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो इससे बात शुरू होगी। अब जब IMF की चीजें शराइत मानी जाएंगी, इसके बाद हम पाकिस्तान को कहां लेके जाते हैं हमसे तब पूछा जाएगा। और दूसरी बात देखिए, इमरान इन्होंने ये आए जलाओ घेराव की बात की, आग लगाने की बात की, तोड़ फोड़ की बात की, ये बढ़िया। और लोग थोड़े से ये परेशान भी हुए कि वापस क्यों चले गए, क्योंकि ये किस चीज के लिए आ रहे थे, ये डेट लेने के लिए आ रहे थे, हमने डेट दे दी इनको, हमने इनको बता दिया इलेक्शन कब होगा, तो इसलिए खामोशी से वापस चले गए। 2 जून की डेट दी है, 2 जून की सर, हमने तो इनको अगले साल अक्टूबर-नवंबर की डेट दी है। तो कल जब ये सारे दिन खबरें भी चलती रही तो इसकी बड़ी वजाहत, जबरदस्त वजाहत आ जानी थी, जब अगर कौम से खिताब में शहबाज शरीफ साहब रिकॉर्डेड खिताब था, उसमें ये बता देते कि असेंबलियां कब तक अपना काम जारी रखेंगी और कब असेंबलियां तहलील होंगी। तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर बोला कि हम इस मुल्क को, इसकी मैशत को इस बहरान से निकाल के जाएंगे, इस बहरान में हमें मिला उसको बेहतर करने तक नहीं कर सकते भाई। और आज देखिए, शहबाज शरीफ साहब की PMLN की स्पोक्स पर्सन है औरंगजेब साहब, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे इसी चीज के लिए तमाम लोगों जिनके दिल में कोई अभाम है, जिनको कोई कंफ्यूजन है, that this opposition is not going anywhere. We are here to stay. We are here to fix the things. लेकिन I also quoted a conversation between a few journalists which took place yesterday. दानियाल साहब, अली साहब, हमें कोई शौक नहीं है हुकूमत करने का, इस कांटों की सेज में बैठने का, और इसके जो मुल्क के हालात हैं इस पे बैठ के कोई हुकूमत करने का। ये पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान की आवाम की जरूरत है, पाकिस्तान के इदारों की जरूरत है। इस तनख्वाहें जो है वो आपको स्टेट बैंक से उधार लेके देनी पड़ी हैं। इस मुल्क के इदारों की तनख्वाहें आपको उधार लेके दे के पड़ी हैं। इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें आप बैंकों से उधार लेके दे रहे हो। पाकिस्तान जिसको हम इस रीजन की ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट कह रहा था कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, रुपी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आपका इस रीजन में है, जिसको ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट कहता है, उसका ये हाल कर दिया। तो हम तो सिर्फ वी हैव नो इंटेंशंस, वी हैव नो विश, हम तो सिर्फ इस मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए नहीं। लेकिन राजा रियाज साहब ने क्या मतलब अपने पास से खुद से कह दिया, ऑपोजिशन लीडर आपने उनको बनाया राजा रियाज साहब को, उन्होंने कहा जी 2 जून से पहले हम ये चेयरमैन नैब की तकरीरी कर लेंगे। सर, तो जो ये देखिए चेयरमैन नैब की तकरीरी और ये तो दे आर वेरी माइनर इश्यूज। सबसे बड़ा इशू है हुकूमत का, और जो हमने पैगाम दिया, हमारी स्पोक्स पर्सन ने, मरियम औरंगजेब साहिबा की तकरीर आपने भी सुनी, सबने भी सुनी, कि हम इस मुल्क की मैशत को सीधे ट्रैक पर डालने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह वो डाल के हम जाएंगे। ठीक, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको आई होप मेरी आवाज आ रही है जी? जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, जी फिरदौस शमीम नकवी साहब को दरअसल में आवाज़ सुनने में कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन बहरहाल मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूँ, इवेंचुअली ज़रा ताख़ीर से सही, लेकिन आवाज़ पहुँच जाएगी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये बताइएगा कि आप ये मईशत की जो बात अभी कर रहे हैं दानियाल साहब, आप इससे इत्तफाक करते हैं? गो कि अभी उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेट्स की और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो हमें उधार लेकर देनी पड़ रही हैं और हमारे पास वो पैसे नहीं हैं, हमारे ख़जाने खाली हैं। लेकिन साथ ही जब पहली तकरीर की थी कायदे ऐवान मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने, तो उसमें उन्होंने तनख्वाहों का इजाफा भी कर दिया था। और अगर मैं ये कहूँ कि जी उस वक्त पहला रोज़ था तो पता नहीं था, तो अगर पहला रोज़ था और उससे पहले चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था, तो फिर ये जो कहा जाता रहा है कि जी पेट्रोल महंगा कर दिया, क्यों कर दिया, और महंगाई हो गई तो क्यों हो गई, ये सब बातें फिर वहाँ पे नल एंड वॉइड भी हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल आप क्या कहते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, इस पूरी सूरत हाल को लेते हुए क्या आप समझते हैं कि हुकूमत अपनी ये 2023 तक चलेगी या पहले ही काम तमाम हो जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है सिवाय अपने आप को एक NRO दिलवाने के लिए। दूसरी चीज
जिसके लिए ये आए थे उन्हीं ने शायद अचीव कर ली कि कल उन्हीं ने ओवरसीज पाकिस्तानी इसका वोटिंग खत्म कर दी और ईवीएम का कानून को वापस कर दिया। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में बड़ी ज्यादती की गई है, इसलिए इन्होंने कोई साफ शफाफ इलेक्शन के तरीकेकार या लॉज में तरमीम नहीं की। यहाँ तक कि लोटाइज्म जिसको सुप्रीम कोर्ट कंडेम कर चुका है, उसके अंदर भी एक टास्क दिया था कि पार्लियामेंट को सजा सजेस्ट करनी है 63A की, वो भी नहीं की। इसके अलावा जो चीज है बुनियादी तौर के ऊपर सेनेट के इलेक्शंस के अंदर ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट का भी सवाल था, ये आसान वाले सवालात हैं। और इलेक्शन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना और ये इंश्योर करना कि बैलेट को कोई टेम्पर ना करे, उसकी कोई भी तरमीम नहीं आई। तीसरा बहुत बड़ा अहम मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है आम आदमी की दस्तरस में नहीं है इंतखाबात में हिस्सा लेना। ठीक है। तो शायद हम भी बड़ी सोच रहे थे और आइंदा अगर आएंगे तो लेके भी आएंगे, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के जरिए लोगों को इलेक्ट करवाया जाए जिधर पार्टीज का वोट हो, इसलिए कि उससे कम आम आदमी की दस्तरस में आ जाएगा कि अगर वो अपनी पार्टी के लिए काम करता है तो उसको इलेक्शन में पैसे नहीं खर्च करने पड़े। जहां तक मईशत का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हुआ कि 2 मुतवातिर साल आपकी शराय जो है जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5% से ऊपर रही और इस साल तो लगभग 6% पहुंच गई थी। इससे पहले माजी में कभी 2 मुतवातिर साल ये रिकॉर्ड नहीं अचीव किया। और इसको भी आप देखिए कि हमारे तकरीबन ये 3.5 साल जो रहे हैं उसमें 1.5 साल तो कोविड का जमाना रहा है जिसमें नेगेटिव ग्रोथ रही है, लेकिन उस नेगेटिव ग्रोथ के पीरियड में भी अगर भारत की इकोनॉमी जो है वो 8% नेगेटिव हुई थी तो हमारी 0.46% हुई थी। तो उसमें भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और दुनिया ने ये बात को सराहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोविड को डील किया वो बेहतरीन तरीका था और टॉप 3 कंट्रीज में हम आते। ये जो पेट्रोलियम की प्राइसेस थी, इन्होंने कहा पेट्रोल अब गिरा दिया गया जब 12 रुपए कीमत बढ़ी थी, अब यकमुश्त 30 रुपए बढ़ाई। अब एटम बम गिराया इन्होंने कौम पे, क्या गिराया है? इनके पास अगर कोई प्रोग्राम था और इनकी तैयारी मुकम्मल थी तो आज इतना अरसा गुजर गया, वो पूरा इकोनॉमिक प्रोग्राम लेआउट क्यों नहीं करते कि क्या क्या चीजें हासिल करेंगे, क्या ग्रोथ रेट आएगा, क्या सूरत हाल होगी। ये तो आईएमएफ के पास जाने के हक में ही नहीं थे, निकलने की बातें करते हैं ना उससे। ये दोबारा आईएमएफ की तरफ पे क्यों गए और उसकी इतनी शराइत क्यों मान रहे हैं? ये चीज। लेकिन फिरदौस साहब, आपके अंदाजे के मुताबिक आप इलेक्शंस कब होते हुए देख रहे हैं? जी मेरे लिहाज से तो इलेक्शन का जो है आई डोंट थिंक सो कि 90 डेज टू 120 डेज के बीच की बात। अब तो 120 डेज कहना चाहिए, 90 तो हो नहीं गया, टेन्योर नहीं हुआ। 120 डेज के अंदर जो है इलेक्शन हो जाएंगे। और उसकी वजह भी बता देता हूँ। देखिए, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पंजाब व्हिच विल नॉट गेट इजीली रिजॉल्व्ड, इसलिए कि ऑब्वियसली किसी पार्टी की अब अक्सरियत नहीं रही। अगर चीफ मिनिस्टर इलेक्ट भी होता है तो इस वक्त के नंबर्स के लिहाज से चीफ मिनिस्टर जो होगा वो पीटीआई और पीएमएल-क्यू का इलेक्ट होगा। जी हाँ। और वो इलेक्ट होगा तो उसकी पहली चीज क्या होगी, वो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज की बात करेगा, तो वहां डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ जो हुकूमत खड़ी भी है, अब कोई भी लोटा जो है वोट तो दे नहीं सकता इनके लिए, तो 21 वो निकाल दीजिए जो इनके सो कॉल्ड 196 थे। और जो बाप पार्टी और जो बाकी जो इशारों पे चलने वाली जमातें हैं, और उसके अंदर पीएमएल-क्यू के हमारे 2-3 मेंबरान के लिए तो आई गया कि वो शायद वापस जो है अंडर वन फोल्ड आ जाएंगे और चौधरी शुजात और परवेज इलाही के आपस में जो है वो पैचअप हो चुका है। तो इनकी मेजॉरिटी कहाँ रह गई? दिस गवर्नमेंट विल फॉल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ठीक है। और उस वक्त क्या होगा? देयर इज नो चॉइस। इस मुल्क को इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और एक इकोनॉमिक क्राइसिस से सबसे बेहतरीन फैसला यही है कि कोई ऐसी हुकूमत आए
जिसको 5 साल का मैंडेट मिला वहां। 5 साल मुकम्मल हो, ठीक है और जी। वो मैं 5 जरा साल आजिज दामरा साहब की तरफ जाऊंगा, फिर उसके बाद जब आपकी तरफ दोबारा लौट कर आऊंगा तो जो आप आगे के प्लान्स का खान साहब ने आज अनाउंस किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस पर हम आपसे कुछ जरा गुफ्तगू करेंगे कि अब आगे आप कैसे एहतजाज की कॉल देंगे और कैसे एहतजाज को अपने कामयाब बनाएंगे। आजिज दामरा साहब, आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल। आजिज दामरा साहब, आपकी नज़र में कब आप इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं, और क्या ये इतलात दुरुस्त हैं कि आपकी पार्टी इनकार कर रही है, मानने को तैयार नहीं है, रजामंद नहीं है, और यही वजह है कि अब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं हुई हैं, जबकि PMLN ये इरादा रखती है कि असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए, और आप जरदारी साहब ये चाहते हैं कि 2023 तक मुद्दत मुकम्मल की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो असेंबलियों की मुद्दत पूरी करने की सबसे बड़ी हामी है। और आपको याद होगा कि 2014 में जब ये धरना लेके आए थे लाहौर से, और देखें ये जो डेट का जो चॉइस करती है PTI, वो भी एक हिस्टोरिकल होता है कि इस मर्तबा 25 तारीख को यासीन मलिक साहब की सजा का दिन था, और उन्होंने तवज्जो हटाने के लिए किस तरह पाकिस्तान में एक खिलवाड़ किया। और उससे पहले जो 2014 में उन्होंने जो धरने का आगाज किया था, वो 14 अगस्त के दिन किया था। लोग कौम जो है वो आजादी मनाने के, जश्न मनाने के तैयारियों में थी, मगर इन्होंने वहां से एक मार्च का इफ्तिताह कर लिया था। बहरहाल वो तो इनकी अपनी पॉलिसी है कि किस एजेंडे के तहत ये काम करते हैं। और दूसरी बात यह कि हमने उस वक्त भी, जब इन्होंने रिजाइन दी थी उस वक्त की असेंबली से, तो पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया था PTI को, हालांकि ये हमारे भी खिलाफ थे। हमने कहा था कि असेंबली की मुद्दत पूरी करें, आप असेंबली और पार्लियामेंट में मौजूद रहें, वहां पर हुक्मरानों की जो भी आपको इख्तिलाफात हैं जिन चीजों से, उसके खिलाफ डट के खड़े हो जाएं। 2014 की बात कर रहे हैं धामरा साहब? मैं 2014 की रेजोल्यूशन की 2014 में तो सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी ना। विफाक में PMLN की जो पोजीशन थी वो आज वाली पोजीशन नहीं है कि 2-3 वोटों की अक्सरियत से हुकूमत कायम हुई हुई हो। सिंध में आप थे और पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट स्टेबल थी PMLN की। तो अभी तो आपने, जैसे कि अभी फिरदौस साहब से भी सुना है कि पंजाब की जो सिचुएशन है वो तो बहुत ही अनसर्टेन। देखें, मैं नंबर गेम्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं उसूलों की बुनियाद पर बात कर रहा हूं। जो आपने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी जो है अब भी तैयार नहीं है कि वो अर्ली इलेक्शन हो, मैंने उस तनाज़ुर में तौर पे तो फिर PTI की गवर्नमेंट को तो कंटिन्यू करना चाहिए था, अपने 5 साल पूरे करते। नहीं, हुकूमत का मामला नहीं है ना, असेंबलियों का मामला है। हुकूमत अगर मुसलसल तौर पर पाकिस्तान की मईशत पे यहाँ खड़ा कर दे कि आज अगर पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी है, तो क्या 1 महीने की हुकूमत जो है वो मुआहदे करती है IMF से मुआहदे तो आप करके आए थे कि जी पेट्रोल की कीमतें, उन्होंने कहा था कि बढ़ाए, आपने सब्सिडी दी, और सब्सिडी कब तक देते? अगर ये PTI की हुकूमत कंटिन्यू होती तो आज पेट्रोल 200 रुपए को क्रॉस कर चुका होता। ये इनका किया हुआ है, ये इनका किया हुआ है। पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर हैं। ये मत कहें कि जाली किस्म की वीडियोस बना के जी SHO ने इस्तीफा दे दिया है, नौकरी छोड़ दी है, और आप समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप जो फेक न्यूज देते रहेंगे, आप जो गोगी के सवालों से बचने के लिए, आप तोशाखाना की चोरी के सवालों के से बचने के लिए, दावे तो आप लोगों ने इसी तरीके से किए थे कि आप आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखें, मादरत के साथ कि ये मुआहदे IMF के साथ, आप अपने शऊर के मुताबिक ये कह दें कि ये मुआहदे इस हुकूमत के हैं या मादी की हुकूमतों के किए हुए हैं। आप इस कौम को अपने चैनल के आज के प्रोग्राम की तरफ पहले के मुआहदे हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूं, और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि असेंबली का कंटिन्यू होना और हुकूमत का अदम एतमाद के तौर पर जाना, वो आईनी इक़दाम के तौर पर गई थी। मुसलसल ये हुकूमत जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा ले चुकी थी, अब मिसाल के तौर पर इन्होंने एक कमीशन बनाया था, फिरदौस शमीम नकवी साहब की पार्टी ने एक कमीशन बनाया था कि 10 साल के अंदर माजी की हुकूमतों ने जो कर्जा लिया उसके लिए एक कमीशन बनेगा, और ये चेक करेगा और कौम को बताएगा कि वो कर्जा कहां पर इस्तेमाल हुआ। इन्होंने कहा था कि वो कर्जा जो है वो लंदन में चला गया, किसी अयाशियों में चला गया, करप्शन की नजर चला गया। वो कमीशन कहां था? आपने कौम को बताया कि वो कर्जा कहां गया और कितना कर्जा था? और ये बताएंगे कि इनकी सिर्फ 3-4 साल की हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा एक हुकूमत ने जो लिया था वो कहां पे खर्च हुआ है। तो जनाब अली, ये कौम के बारे, ये कौम का मसला है। ये आप असेंबली का टेन्योर पूरा कर दें, नई हुकूमत आए और इनके किए हुए
इनके किए हुए फैसले आप तनकीद बर्दाश्त कर रही है मौजूदा हुकूमत, और अगर इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आती, पाकिस्तान सर्वाइवल नहीं कर सकता था। ये आलम आशकार बात है। बाकी रही बात इनके धरनों की, तो सर अब आपकी जब हुकूमत आई है तो आप भी तो IMF के सहारे लेकर चलेंगे ना मामला सर। हमने कहा था इनको कि आपको उस टाइम भी, ये बात भी समझ से बाहर है आजिज आमरा साहब। ये खैर मैं वक्फे के बाद जरा दानियाल साहब से पूछूंगा कि कल शहबाज शरीफ साहब चाहते तो वो ये कह देते कि जी हमारी जेब खाली है, हम कोई पैसा नहीं लेंगे असेंबलियों से, हम सारे खर्चे अपनी मिनिस्ट्रीज के खुद से पल्ले से चलाएंगे। मैं इस बात की तरतीब तो नहीं कर रहा कि IMF के पास नहीं। हमने तो इनको भी कहा था कि टाइमली IMF के पास चले जाए। इन्होंने कहा था कि IMF के पास जाने से बेहतर हम खुद से कर लेंगे। हमने तो नहीं कहा। हमने तो कहा पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि आपको टाइमली IMF के पास जाना चाहिए, तो ये नहीं जा रहे थे। बाद में इन्होंने पांव पकड़े, बूट पॉलिश किए थे IMF के इन्होंने। ठीक है जी, वी गोइंग टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर जी। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो बड़े आम सवाल हैं जो मैंने दानियाल चौधरी साहब से खुसूसन पूछने हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए दानियाल साहब ये बताइएगा कि कल शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कौम से खिताब किया तो उन्होंने बताया, और आज मिफ्ता साहब ने भी कहा कि जी खजाने हमारे बिल्कुल खाली हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास था जब हमने हुकूमत संभाली है, और अगर कोई कह रहा था कि जी खजानों में कुछ है तो हमने आए, हमने सब चेक कर लिया और कुछ भी नहीं मिला। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर तो ऑस्टेरिटी मेजर्स पे जाना होता है ना। ऑस्टेरिटी मेजर्स में तनख्वाह प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं लेंगे, CM है तो कोई CM नहीं लेगा, फिर इसी तरीके से जो आपके और मिनिस्ट्रीज के PM हाउस के अखराजात हैं वो सब बंद कर दिए जाएं और कह दिया जाए जी पल्ले से हम लगाएंगे, अपनी जेब से लगाएंगे, अल्लाह ने दिया सबको, इतना तो कर ही सकते हैं, मुल्क की खातिर कुर्बानी देनी होगी तो की जा सकती है। अली साहब, मैं पहले आपको थोड़ी सी 2-4 चीजों की वजाहत करूं कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो पहले खिताब में बोला गया कि हम गवर्नर हाउसेज में यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस गिरात में पार्क्स बनाएंगे, हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट सिफर करेंगे, प्रेसिडेंट हाउस का बजट सिफर करेंगे जी। लेकिन दर हकीकत में उन कट्टों को उन्होंने कट्टे बेचे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के गाड़ियां बेची, उन तमाम चीजों को बेचने के बावजूद जो मैशी पॉलिसी दी कि मुर्गियां लो, अंडों के ऊपर बैठेगी, वो चूजे निकलेंगे और चूजे बेच के आपने मुल्क का कर्जा उतारना है, वो उन चीजों के करने के बावजूद आपका 22% प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट बढ़ा और आपका 17% आपका प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ा। अवाम के साथ झूठ के अलावा कुछ नहीं किया गया। हम वो हुकूमत है या वो पार्टी है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जितना भी प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट था फूड और उसकी कमोडिटीज का अपने जेब से दिया पुराने अदवार में, और कभी भी 1 रुपए के कभी भी 1 रुपए के रवादार नहीं रहे। हम लोगों ने यहाँ 1 अरब रुपया हेलीकॉप्टरों की फ्यूल में नहीं डलवाया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला जाया जाए और बनी गाला से वापस। ठीक है, हमने जो पॉलिसी दी, हमने आते साथ आप देखें, हमने आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स में क्या किया? ऑस्टेरिटी मेजर्स में आपने क्या किया? अली साहब, हमारी सबसे पहली पॉलिसी क्या थी कि तनख्वाह में इजाफा किया जाए। हमारी पॉलिसी थी कि आपकी पेंशन में जो गरीब लोग हैं उस पर इजाफा किया जाए। आज 30 रुपए पेट्रोल भरने की हमारी पॉलिसी नहीं है, ये हुकूमत की पॉलिसी है। तो आप रूस से ले लेते। आज खान साहब ने कहा भी है कि रूस से क्यों नहीं लिया आपने, इंडिया ने रूस से ले लिया जबकि उनके अमेरिका के साथ बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, आप रूस से ले लेते तेल। सर हम रूस से क्या तेल लेते? ये इन्होंने IMF से के साथ डील साइन करके आए हुए हैं भाई। IMF से अगर ये इतने लायक होते तो जब दुनिया में प्राइसेस 0 पे थी तब क्यों नहीं उन्हें फ्यूल नहीं तो क्या ये रूस तेल नहीं लेने गए थे? खरीद सके। अली साहब, हमने क्या किया? हमने इनका बोझ अवाम के ऊपर डाला फ्यूल का, जो इमरान खान ने डाला, लेकिन हमने साथ ही 1 करोड़ 40 लोगों के लिए हमने साथ ही सब्सिडी अनाउंस कर दी 2000 रुपए की, कि उनको महाना 2000 रुपया दिया जाएगा। वो बंदा जो बाइक चलाता है, वो बंदा जो इतना गरीब है जिसके पास कोई चीज नहीं है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, कि जो उसके ऊपर फर्क पड़े उसको सब्सिडाइज किया जाए। इसी तरह जो बेंजीन इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम चल रहे हैं उससे 70 लाख लोग और ऐड होंगे। तो हमने ये दर हकीकत में नहीं, लेकिन क्या IMF रुकावट है रूस से तेल लेने में? क्या IMF रुकावट है? हमारी कोई रुकावट नहीं है सर। ये तो मुझे आप बात बताएं कि इनके मुआहिदों के ऊपर हम चले हैं। हम जहां तो रूस के साथ भी तो यही मुआहिदा करने गए थे ना तेल के लिए, आप रूस से तेल क्यों नहीं ले लेते? जो फ्यूल बाय कर चुके हैं उसका क्या होगा? ये तो टाइम से फ्यूल, मुझे आप बात बताएं, आज बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो क्यों है?
हमने 10 दिन में क्या आके किया? सर ये वैसे बात समझ नहीं आती कि बिजली का शॉर्टफॉल क्यों है कि जब ये गवर्नमेंट गई है तब तक जो है वो बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी, आपकी गवर्नमेंट आई है तो लोड शेडिंग शुरू हो गई है। 1 मई से शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा था कि खत्म हो जाएगी और खत्म हो गई है, नहीं हुई। मैं आपको बताता हूं, वो इसलिए अली साहब क्योंकि जो गैस से चलने थे, कोल से चलने थे कारखाने, वो कोल ना खरीदने की वजह से बंद थे। जो इन्होंने गैस दुनिया में LNG टर्मिनल्स के लिए फ्यूल खरीदा गया आपका प्राइस हेज करके मार्च फरवरी में। ये सितंबर तक मार्केट में ढूंढ रहे थे, पिछले सितंबर तक कि हमने अगले साल कब खरीदना है। इन्होंने सितंबर तक, पिछले साल तक इनकी एक शिप शॉर्ट थी जिसकी वजह से ये शॉर्टफॉल हुआ, और ऊपर से महंगे दामों में इन्होंने कश्तियां खरीदी जो फ्री मार्केट में बिक रही थी, फ्री ट्रेड हो रही थी, वहां से खरीदी। मुझे बताएं आटे की कीमत में क्यों इजाफा हुआ? क्योंकि 8 लाख टन आटा स्मगल किया गया। उसके बाद रशिया ने इनको ऑफर की कि भाई कि आपको, अगर आपको इतना मसला है तो आप हमसे आटा खरीद लें, हम आपको सस्ते दामों पे दे देंगे। इन्होंने कहा नहीं 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 भाई, हमें सस्ते दामों में आटा नहीं चाहिए, हमारे पास तो बम्पर क्रॉप है। इन्होंने आटा जो है वो खुद उन्होंने कहा हमने आटा नहीं खरीदा। रशिया ने इनको ऑफर की $260 पर टन, इन्होंने रशिया से नहीं खरीदा। उसके 2 महीने बाद जब इनको रियलाइज हुआ आटा इतना स्मगल हो गया है ही नहीं, ये $369 पर टन खरीदा, जिससे $89 पर टन महंगा। अरबों रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हुआ और आटे। चलें सर, आप रशिया के रेफरेंस दे रहे हैं तो मैं वही सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा जो आज खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आप रशिया से तेल क्यों नहीं लेते? रशिया से तेल। दूसरी आप इन्होंने बात की, इन्होंने EVM और ओवरसीज वोटिंग की बात की। देखिए लोगों के साथ किस ढटाई के साथ ये झूठ बोलते हैं, कितने इनकी हम बताए। हमने UN का और जो फैफन का जो एक आजाद इदारे हैं जिन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने EVM के ऊपर अपने इतराजात लगाए और इलेक्शन कमीशन ने इतराजात लगाए। हमने क्या किया कि हमने कहा कि ना कि खाली ओवरसीज पाकिस्तानी को इजाजत दी जाए, उसको पार्लियामेंट में उसका हिस्सा लेकिन रशिया से तेल वाला जवाब नहीं दे रहे आप सर, रशिया से तेल क्यों नहीं ले रहे आप? हमने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन हमें बताए कि वो क्या तरीका है कि EVM को कहां यूज करेंगे, कहां यूज कर सकते हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए पूरा इस्तेमाल करें। जहां इलेक्शन कमीशन अब बताए कि हम इसको यहाँ यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे उसको। ठीक है सर। सर वो तेल का बता दें, रूस से तेल। जी सर, रूस से तेल हमने लेना है ना, रूस से तेल सस्ता नहीं मिलना क्या? देखिए हमारी ऑयल, देखिए बात सुने, हम इस हुकूमत की तरह नाअहल नहीं है सर। हमने डिलीवर किया, हमने पाकिस्तान जो सिंस 1947 एक अंडर डेवलप्ड नेशन था उसको डेवलपिंग नेशन बनाया। हमने पाकिस्तान को हर शोबे में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, वो आपकी GDP ग्रोथ हो या फूड इन्फ्लेशन हो, हमने जो चीजों को कम करना था उसको कम किया और जहां बढ़ाना था हमने बढ़ाया। हम फ्यूल प्राइस लेंगे, फिरदौस शमीम नकवी साहब, में जहां से बेस्ट फ्यूल मिलेगा हम लेंगे, सस्ता फ्यूल लेंगे और इंशाल्लाह IMF के जो ये सस्ता फ्यूल लेंगे। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं आपसे अभी सवाल नहीं पूछूंगा, आप दानियाल साहब की कई भी बात पर जो इकोनॉमी को लेकर उन्होंने कही आप उस पर कमेंट कर दीजिए और फिर उसके बाद बताइएगा कि आगे का क्या आपका लाहेअमल है मार्च को लेकर, कैसे एक दफा फिर निकलेंगे दोबारा, क्या इस दफा कोई ट्रेनिंग लेंगे, कोई एकेडमी लगाएंगे, कैसे बच्चों को सिखाकर अपने जवानों को तैयार करके लेकर आएंगे? पहले जरा इकोनॉमी पर रिस्पॉन्ड कर दें, फिर उसके बाद ये बताइएगा। देखिए पहली चीज तो ये है कि दानियाल साहब ने जितने सच बोले हैं वो सब पे अया कर देता हूं। पहली चीज, अमेरिका गए थे तो अमेरिका की जो ट्रिप्स का खर्चा था वो मुआवजा कर ले कि रूजवेल्ट होटल में 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में ठहरना, पूरा जहाज लेके जाना, उसके साथ कितने अफराद गए और जिस तरह इमरान खान साहब गए उनकी ट्रिप का खर्चा उन लोगों को नजर नहीं आया। अभी आते ये उम्रे पे लोगों को लेके जा रहे थे पूरा जहाज, कितने लोगों ने इनके यहाँ से इनकार कर दिया जो इनके एलाइज थे कि हम नहीं जाएंगे सरकारी खर्चे के ऊपर। उम्रे पे जा रहा था कि नहीं जा रहा? जी जा रहा था। आते ही इन्हीं ने जो तनख्वाहों में इजाफा किया, इनको पता नहीं था मिफ्ताने बरो का। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपकी ऑडियो और वीडियो आते आते रुक गई है। जी धामरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप आवाज आ रही है? जी धामरा साहब। जी साल आई जी फिरदौस साहब जी बात में नजर आ रहे थे। अगर बजट में कम है
और पैसे खर्च ज्यादा हुए तो इसके माने सप्लीमेंट्री ग्रांट में हुई होगी, निकाल के दिखा दे। और अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट में भी नहीं है तो इसके माने ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ना, मैं इनको यही समझता हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं। इससे कि जो खर्चा कम हुआ है प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस का, वो अपनी जगह है। आखिरी चीज, इनको जरा कैलकुलेशन सिखा दूं कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है वो पूरी कौम के लिए सूदमंद है। प्राइम मिनिस्टर का पीएम हाउस से वहां तक जाना, अगर आप ये सोचिए जो स्टैंडर्ड ब्लू बुक का प्रोटोकॉल है कि हर 100 मीटर के ऊपर एक पुलिस वाला, जी हाँ, ऐसे उस पुलिस वाले जो लगते फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हाउस टू बनी गाला, वो कितनी उनकी तनख्वाह होती, जितने लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब होती, इसके प्राइम मिनिस्टर के जाने से 5 मिनट पहले और बाद तक ट्रैफिक नहीं खोली जा सकती। जी ऐसे ही है, अभी होता भी है। कल भी शहबाज शरीफ साहब लाहौर आए हैं और हमजा शहबाज साहब के भी मैंने देखा प्रोटोकॉल, सारी ट्रैफिक रोक दी जाती है। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ हमारी कनेक्टिविटी का इशू है। इतने में धामरा साहब आपकी तरफ आते हैं। ये दोबारा से अब मार्च की बातें हो रही हैं, एहतजाज की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि इस दफा आपको फिर से वैसी ही ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी फिरदौस साहब आवाज आ रही है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, फिर जरा ये धामरा साहब की बात सुन लो। जी अच्छा, पहली बात तो अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब जो है वो कौम को ये बता रहे हैं कि आइंदा भी इनके ख्यालात यही हैं कि वजीर आजम साहब जो प्रोटोकॉल के सख्त खिलाफ हैं वो हेली पे सफर करेंगे और ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बाय रोड जाएंगे तो जो मुलाजमीन है इनकी तनख्वाहें जो है कितनी होंगी। तो भाईजान वो मुलाजमीन जो है वो 40 साल तक 30 साल तक ड्यूटी पे होते हैं, मुलाजमीन होते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर के किसी एक रूट पे लगने के लिए अलग से पुलिस लाइन से आते हैं, वो अलग अपॉइंट नहीं होते ना, उनकी अलग कोई तनख्वाह होती है। और दूसरी बात अभी आप जो बार बार ये पूछ रहे थे कि पेट्रोल जो है वो रूस से क्यों नहीं खरीदा जा रहा, ये हुकूमत क्यों नहीं खरीदी? हाँ जी, अच्छा ये सवाल कर रहे थे ना बार बार आप CMLN के दोस्त से। अच्छा, मैं आपके चैनल की तवज्जुह से और फिरदौस शमीम नकवी साहब के तवज्जुह से पूरी कौम के लिए ये आज जाना सवाल रखना चाहता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर बार बार पेश करवा रहे हैं अपने रूस के दौरे को, जो मेरे ख्याल में उन्होंने कभी भी सच नहीं बोला और यहां पर भी वो झूठ के काम ले रहे हैं। PTI वो मुआहिदा लेके आए कौम के सामने कि उन्होंने रूस से कोई MOU साइन किया पेट्रोलियम की मद में, इसलिए वो गए, क्योंकि जब वो ट्रिप किया तो वैसे तो नहीं गए होंगे, वो घूमने तो नहीं गए होंगे, वो कोई वहां पर कोई अयाशियों के लिए तो नहीं गए होंगे, वो कौम के लिए गए थे, फिक्रोमंद थे कि सस्ता पेट्रोल खरीद करना है, वो MOU होगा, कोई मुआहिदा होगा, उसकी कोई कॉपी होगी और पाकिस्तानी रुपीज में कितना पर लीटर इस कौम को वो पढ़ना था। आपकी नजर में ये झूठ है? आपकी नजर में ये झूठ है कि रशिया से लेंगे तो सस्ता पड़ेगा? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि इन्होंने सच कभी नहीं बोला, मगर मैं आपके चैनल की तवज्जुह से ये जसारत करूंगा आज जाना तौर पर, जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि वो MOU कौम के सामने PTI, वो तो इतलात है कि हमाद अजहर साहब ने दिखाया भी है, हमाद अजहर साहब ने दिखाया भी है कि देखिए उसके साथ हमारा ये मामला तय हो रहा है। कितने रुपीस में वो पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान को पड़ेगा, नंबर 1। और दूसरी बात कि अगर रूस के दौरे के बुनियाद पर पाकिस्तान को सस्ते दाम पे पेट्रोल की बिहाफ पे अगर अमेरिका ने साजिश की और साहब मौसूफ को निकाला तो इन्होंने उस अदम एतमाद को वेलकम क्यों कहा था अपने जलसों में? और क्या ये अमेरिका मुर्दाबाद रैलियों का इनेकाद का कोई इनके पास शेड्यूल है? और ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं इसको ये अमेरिका मुर्दाबाद का नाम क्यों नहीं देते? ये जलसों में अमेरिका मुर्दाबाद के नारों पे अपने कारकुनों पे क्यों गुस्सा करते हैं? आजादी का नारा लग रहा है जी। एक वक्फा ले लें हम, आजिज जामरा साहब, हम एक वक्फा ले लें जी। दानियाल साहब मैं आपकी तरफ आता हूं जी। वी गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खान साहब ने भी एक बात कही है कि 6 दिन मुकम्मल होने पर वो आगे का लाएमल अनाउंस करेंगे और आगे के लाएमल में वो बताएंगे कि कब दोबारा से एहतजाज के लिए हमने निकलना है और तैयारी से निकलना है, और वो तैयारी क्या होगी इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। वक्त कम है हमारे पास, प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट है। दानियाल साहब, दोबारा से अगर एहतजाज के लिए निकलते हैं तो क्या आप दोबारा से ताकत के जोर पे रोकेंगे, उसी तरह से शेलिंग करेंगे, उसी तरह से डंडे बरसाएंगे, उसी तरह से कंटेनर्स लगाएंगे? मुझे बताएं कि ये किस वजह से ये आ रहे हैं?
इनके पास, इन्होंने पाकिस्तान का जो 4 साल में हाल किया, जो कंटेनर्स पे अपनी हुकूमत से पहले आने से पहले ये 4 साल कंटेनर्स पे रहे, जब प्रेसिडेंट का, चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट था, ये कंटेनर पे रहे, इन्होंने सबटाज किया, 4 साल इस मुल्क की मैशत को तबाह किया, और फिर अपने 4 साल के अदवार में भी ये आप कंटेनर्स में रहे। अब मुझे बताएं कि अपने 4 साल पूरे करने के बाद ये अवाम के पास किस चीज के लिए आ रहे हैं और अवाम क्यों नहीं निकली? मुझे बताएं इनके पास क्या पॉलिसी है जिससे महंगाई निकली कि आपने निकलने नहीं दिया, आपने रोक लिया, कंटेनर्स लगाए आपने वो कहते हैं रियासती, ये तो कहते हैं रियासती दहशतगर्दी थी। अली साहब, आप इनसे पूछें कि वो 300 इकोनॉमिस्ट कितने जो कंटेनर पे खड़े होकर नारे लगाते थे और कहते थे ना मुल्क की तकदीर बदलनी है, वो कितने इकोनॉमिस्ट, इन्होंने मुल्क का जो हाल कर दिया, करप्शन को इस मुल्क की हाईएस्ट पीक पे लेके, वो 300 इकोनॉमिस्ट, वो तो असद उमर एक निकला और जिसको 1 महीने में उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसके IMF के जो इन्होंने बस सर दानियाल साहब आखिर में ये बता दें, आप इनको निकलने देंगे या नहीं निकलने देंगे, रोकेंगे आप इन्हें? सर मुझे बताएं किस इनके पास क्या जवाब है? ये आओ जलाओ गिराओ, अगर ये अपने आईनी तरीके से जहां इनको ऑर्डर किए जाते हैं, जहां बैठते हैं, ये अगर इनके पास इस तरह आएंगे तो ठीक है। अगर ये असलों के साथ, असलों की नुमाइश के साथ हमारे अपने पुलिस वालों को, अफवाज को गालियां देते हुए, गोलियां चलाते हुए आएंगे तो उनको रियासत में दूसरी रियासत बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिरदौस साहब, आपकी पार्टी के लिए जरा ये सोचने वाली बात है, आपकी पार्टी में KPK से लोग आ गए इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद पिंडी वाले पहुंच गए इस्लामाबाद D चौक तक, लेकिन फिर अब जैसे कि लाहौर है, लाहौर से भी लोगों को पहुंचने का ये कहा गया था, लेकिन नहीं निकल सके। यहां पर हमने देखा कि क़यादत का फुकदान था, क़यादत नजर नहीं आई। वो रात को लिबर्टी भी मैंने देखा, दिन में भी देखा कि सिर्फ ये 2-3 थे, एक हसन न्याजी साहब थे, उसके अलावा जुबैर न्याजी, जिनको हमने देखा जुबैर न्याजी को मार भी बड़ी पड़ी, और फिर एक वकास इफ्तिखार हैं उधर डस्का के, वो भी लाहौर में थे। हमने इनको देखा है कि ये यहाँ पर लिबर्टी राउंड अबाउट पे थे, या दिन में जो मारधाड़ होती रही है बत्ती चौक पर और नासिर बाग वगैरह के पास, बाकी तो कोई आपका बंदा ही नहीं था। तो अगर आपके आगे भी ये हालात रहेंगे तो फिर तो आप शुरू करने से पहले ही अपना काम खत्म कर देंगे। जी देखिए अली मुमताज साहब, पहली चीज ये है कि अगर हमारी इतनी खराब परफॉर्मेंस थी 4 साल, तो इनको फौरी तौर पे इंतखाब करवा लेने चाहिए, इससे कि वी शुड बी वेरी अनपॉपुलर, इससे कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो ये घबरा क्यों रहे इंतखाबात कराने से? पहला। दूसरा मसला, मेरा आईनी हक है कि मैं एहतजाज कर सकता हूँ, पीसफुल एहतजाज, पुरअमन। मैंने 35 जलसे किए हैं पिछले 1.5 माह में। किसी एक जलसे में कोई एक दफा पत्थर किसी ने फेंका, कोई पत्ते तोड़े, कोई किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया? और हमने क्या माजी में इनके बिलावल को नहीं आने दिया, मौलाना फजलुर रहमान को 2 दफा नहीं आने दिया, मरियम को नहीं आने दिया? ये किस बेसिस पे रोकते हैं? ये कोई अमरियत है? नहीं, वो कहते हैं आप असला ना लेकर आए, आपको जो जगह कही जाए आप वहां तक जाएं, आप देखिए, आप इदारों को गालियां देते हुए ना आए। नहीं, अरे ये जो वर्दी है, ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, वो मरियम कहे तो वो इदारों को बुरा कहना नहीं है। नहीं, वो तो लोग हुकूमत में है, बल्कि नहीं है तो कहा था कि नहीं कहा था? बोले ना दानियाल, ये किसका जुमला पढ़ रहा हूं मैं? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये तो खुद दहशतगर्द हैं, ये तो खुद दहशतगर्द हैं। इन्हीं ने इस कौम के ऊपर ड्रोन के हमले करवाए, कभी शर्मिंदा भी नहीं हुए। आपने पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे देके अमरीकी ड्रोन से अपनी आबादी पे हमले कराए, 184 हमले करवाए। ये बात करते हैं अपने हुकुल वतनी की, इनको तो शर्म आनी चाहिए, किस मुंह से आते हैं पब्लिक। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी फिरदौस साहब, वी रन आउट ऑफ टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। दानियाल साहब आपका, आजिज दामरा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हमने बात की, हमने इकॉनमी की बात की, आगे जो लॉन्ग मार्च की दोबारा से या एहतजाज की दोबारा बात हो रही है उस पर हमने राय ली अपने मौजूद मेहमानों की। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।